जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? अच्छे हैं? ठीक है, उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है आज की हमारी कक्षा 12 की इस क्लास में। तो आज देखते हैं हम, जैसे कि हमने पीछे के लेक्चर में, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हेलो एरिन का निर्माण बीडीसी के द्वारा। बीडीसी क्या था? बीडीसी को हम बोले थे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोले थे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोले थे बीडीसी को। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा हेलो एरिन का निर्माण किया था। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे वही हेलो एरिन जो था उसके कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। देखते हैं। ठीक है, देखो हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। देखो, डालते हैं आप हेडिंग। क्या? हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं होने वाली क्या है? क्या होने वाली हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया? हमने देखा था हेलो एल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा रहे थे। हेलो एल्केन में क्या कर रहे थे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर रहे थे। सेम इसी प्रकार हेलो एरिन में भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। क्या समझेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हेलो एरिन में भी समझेंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हेलो एरिन बना सकती है। क्या हेलो एरिन से मेन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया काम करती है या नहीं? चलो देखते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, देखते हैं सही से। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात की गई हेलो एरिन की। हेलो एरिन क्या होता है? बेंजीन। एरिन होता है बेंजीन की संरचना। देखो, ये बनाई हमने बेंजीन की संरचना, और इसी बेंजीन की संरचना में क्या जुड़ा हो भैया? हेलोजन। और हेलोजन कौन सा? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और फ्लोरीन हो सकता है। ये संरचना का है कि भैया, ये संरचना है हेलो एरिन की। काय की संरचना है? हेलो एरिन की संरचना है। तो हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो भैया देखते हैं हेलो एरिन में क्या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया काम करती है। तो देख लो भैया, हम नाभिक रागी लगाते हैं हेलो एरिन में। ये ले लिया हमने हेलो एरिन, मतलब बेंजीन में हेलोजन जोड़ा। देखो, ये बेंजीन की संरचना, और इसी बेंजीन की संरचना में हमने जोड़ दिया हेलोजन। देखो, हेलोजन जोड़ दिया। और क्या ये हेलोजन इस न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा विस्थापित हो पाएगा? क्या ये हेलोजन इस न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा विस्थापित हो पाएगा? इसे देखना है। क्या ये हेलोजन इस न्यूक्लियोफिलिक के अटैक से बच पाएगा या विस्थापित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा? देखते हैं भैया, अगर हो जाता है तो देखते हैं, अगर हो जाता है तो देखते हैं। देखो होगा क्या। बनाने को तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो बनेगा वही तो हम देखेंगे ना। ठीक है, देखो, अच्छा क्या हो गई, इधर साइड में है। याद रखेंगे आगे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ बहुत बढ़िया आज पढ़ने वाले हैं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक, और ये न्यूक्लियोफिलिक क्या आकर इस क्लोरीन की जगह ले सकता है? यही तो थी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई भी नाभिक रागी पदार्थ क्या कर रहा था? हेलोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर रहा था। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक इस क्लोरीन को उसके स्थान से निकाल देगा? क्या निकाल देगा? और निकाल के क्या उसका स्थान ले सकता है? हाँ भैया, ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन ये अभिक्रिया ना
लेकिन ये अभिक्रिया ना किसमें, हेलो एरीन में, हेलो एरीन में ये अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं होती है, वही आज हम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा कठिन होती है ये, बहुत ज्यादा हार्ड होती है ये अभिक्रिया, आसानी से नहीं होती है, नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, लिख लेंगे इसमें एक लाइन में, हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं, आसानी से नहीं देते, देखो देंगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं। क्या लिखेंगे, लिख लेंगे हेलो एरीन, हेलो एरीन, ये हेलो एरीन, ये वाला हेलो एरीन, हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे तो भैया, लेकिन आसानी से नहीं देंगे। ये अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया होगी तो, लेकिन इतनी आसान नहीं होगी। ये अभिक्रिया जो होगी ना, हेलो एरीन जो है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक को आने तो देगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आने देगा, इतनी जल्दी क्लोरीन को विस्थापित या हैलोजन को विस्थापित नहीं होने देगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों इतनी आसानी से। जो हम हेलो एल्केन पढ़ रहे थे ना, हेलो एल्केन में तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक क्या कर रहा था भैया, न्यूक्लियोफिलिक आराम से इस हैलोजन को बाहर निकाल दे रहा था, आराम से इस हैलोजन को क्या कर रहा था, बाहर निकाल दे रहा था। लेकिन हेलो एरीन में ऐसा संभव नहीं है। हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके उसका हैलोजन का स्थान तो ले सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से उसको विस्थापित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, देखते हैं क्यों नहीं कर पाता। उसके लिए कारण भी है, उसके लिए क्या है भैया, कारण भी है। तो कारण यहां लिखते हैं, इतनी जल्दी विस्थापित क्यों नहीं कर पाता, ये कारण लिखते हैं। और इसके कारण है दो। कितने कारण है, इस अभिक्रिया को इतनी जल्दी से, या इस अभिक्रिया में हेलो एरीन से नाभिक रागी जो है ना, वो हैलोजन को विस्थापित इतनी आसानी से क्यों नहीं कर पाते। उसके दो कारण हैं। कारण नंबर एक क्या है भैया, कारण नंबर एक है अनुनाद। क्या है, अनुनाद। कारण नंबर एक जो है वो है अनुनाद। और अनुनाद क्या होता है भैया, अनुनाद क्या होता है, अनुनाद क्या होता है अभी समझेंगे ना, बहुत आराम से, प्यार से, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। अनुनाद क्या होता है, तो अनुनाद बेंजीन की श्रृंखला में ही संभव है, ये भी याद रखेंगे। अनुनाद जो है वो बेंजीन की संरचना में ही संभव है, और कहीं पे संभव नहीं, ठीक है ना। देखो अनुनाद क्या होता है, देख लेते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है ना। अनुनाद को क्या करेंगे भैया, बहुत प्यार से समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बेंजीन की संरचनाएं बनाते हैं 5, कितनी, 5, 1 अनुनाद समझने के लिए, 2 3 4 और 5। ये देखो बेंजीन की संरचनाएं बनाते हैं 5, कितनी, 5। और इस वाले कार्बन के साथ लगा है क्लोरीन। देखो इस वाले कार्बन के साथ क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, लगा है ना भैया क्लोरीन, ठीक है। अगर इस वाले के पास क्लोरीन लगा है तो डबल बॉन्ड भी क्या होता है, एक के साथ छोड़ के इसके पास, छोड़ के इसके पास है ना, इसके पास छोड़ के इसके पास है ना, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा। अब ध्यान से समझो, अगर ध्यान से समझेंगे, अगर क्या होगा, अगर ये क्लोरीन यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, और इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही क्या होगा भैया, इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से बॉन्ड टूटते ही ना, यहां से बॉन्ड टूटते ही ना क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटते ही ना एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ना, इस कार्बन का, और ये इलेक्ट्रॉन आकर यहां बॉन्ड बनाएगा।
बनाएगा ना बॉन्ड भैया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, और यहां से आकर क्या बनाएगा, आगे एक और बॉन्ड बनाएगा, आगे बॉन्ड बनाएगा। तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहां आएगा ना, इस वाले कार्बन के पास देखो, इस वाले कार्बन के पास देखो कितने हैं इलेक्ट्रॉन, एक तो हाइड्रोजन का था इधर, 1 2 3 4, और 4 तो पहले से थे, एक और आ गया, 4 पहले से थे, एक और आ गया, क्या हो गया भैया, 4 पहले से थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और आ गया। तो अब आगे वाले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां से टूट कर एक बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया ना, यहां से टूट कर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर क्या हो गया भैया, माइनस चार्ज, इस पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, हो गया, ठीक है भैया, इस पर निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या करेगा, आगे भेजेगा, इसको क्या करेगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आगे भेज देगा। और जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा ना भैया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये आगे भेज देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा। और ये वाला जब डबल बॉन्ड हो जाएगा इसके पास पहले से, तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा, भेजेगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन टूट कर जाएगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन टूटकर यहां पहुंचेगा, तो यहां पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पर है निगेटिव चार्ज, क्या है, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है भैया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्या है, 4 पहले से थे, 4 पहले से थे, और एक और दे दिया गया, 4 पहले से थे, एक और दे दिया गया, 4 पहले से थे, एक और दे दिया गया, तो क्या होगा, ये आगे बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन को। जब आगे बढ़ाएगा ना, तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा ना। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इसके पास क्या हो जाएगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा, आगे वाले डबल बॉन्ड के पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, ये करेगा यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे सप्लाई, यहाँ भेज देगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, तो यहाँ से क्या जाएगा, आगे सप्लाई होगा। अब यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ था पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे भी क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन को भी एक दे रखा है, इधर से भी एक इधर से भी, मतलब कि यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब ये क्या करेगा भैया, आगे सप्लाई कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को। जब आगे सप्लाई होगा ना, तो यहाँ से फिर से वही संरचना बन जाएगी जो हमारी स्टार्टिंग में संरचना थी, वही संरचना बनके तैयार हो जाएगी जो स्टार्टिंग में थी। तो इसे ही क्या बोलेंगे भैया, इसे ही बोलेंगे अनुनाद। क्या होता है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो क्या करेगा, आगे वाले कार्बन के पास भेज देगा, आगे वाले कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, वो और आगे भेज देगा, आगे वाले कार्बन से और इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो और आगे भेज देगा। मतलब क्या होगा, ये प्रक्रिया बार बार आगे से आगे चलती रहेगी, और फिर से ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर वो इलेक्ट्रॉन था वहीं पे वापस भेज दिया जाएगा। इसे ही क्या कहेंगे, इस अवस्था को ही हम बोलेंगे अनुनादी संरचना। ये जो संरचना दिखाई दे रहा है इसे क्या कहेंगे, ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलेंगे अनुनादी संरचना। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे अनुनादी संरचना। क्या बोलेंगे, अनुनादी संरचना बोलेंगे ना। अब ध्यान से समझेंगे, वहां से इधर देख लेते हैं। यहां पे क्या था, यहां पर एक बेंजीन की संरचना थी, ठीक है ना। सब जगह पर क्या है, ऊपर की जगह जहां से क्लोरीन निकला था ना, टूटा था, वहां पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, पार्श्व पॉजिटिव चार्ज, पार्सल पॉजिटिव चार्ज, पार्श्व पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आगे से कार्बन पर यहां भी पार्सल निगेटिव आ रहा है, देखो आ रहा है यहाँ पार्सल निगेटिव, उसके बाद यहां भी पार्सल निगेटिव, उसके बाद यहां भी पार्सल निगेटिव। मतलब क्या है भैया, मतलब है कि जो संरचना है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन टूटा, यहां से इलेक्ट्रॉन टूटा, और यहां से चलता चलता, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन टूटा, यहां से चला और चलता 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 कहाँ गया, फिर उसी अवस्था में आ गया, फिर उसी अवस्था में आ गया। तो इस संरचना को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसके बीच में क्या हो रहा है भैया, सिंगल बॉन्ड पहले से था सबके बीच, लेकिन इस संरचना ने क्या किया, सब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिया है। यही संरचना क्या करती है, हर एक कार्बन के साथ में द्विबंध बना लेती है। देखो पहले यहाँ गई इसके साथ द्विबंध बनाया, फिर यहाँ गई इसके साथ द्विबंध, फिर इसके साथ, दिखा ना, हर जगह पर
हर कार्बन से द्विबंध बनाता जा रहा है ना, तो इसे बोलेंगे पार्सल पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, पार्सल निगेटिव बनता बनता फिर से पार्सल पॉजिटिव के साथ गया, तो इसे बोलेंगे पार्श्व द्विआबंध। क्या बोलेंगे? बोलेंगे पार्श्व द्विआबंध, पार्श्व द्विआबंध बोलेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है। अगर आपको अनुनाद समझ आया, अनुनाद समझ आया, आसानी से क्यों नहीं टूटेगा? क्यों नहीं टूटेगा? क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि अगर क्लोरीन को तोड़ा गया, अगर क्लोरीन को तोड़ा गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो फ्री होगा वो आगे कार्बन पर बढ़ता 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 फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया इतनी आसान होने वाली नहीं। बात क्लियर है? तो सबसे पहला कारण क्या भैया? याद रखेंगे, सबसे पहला कारण क्या है? अनुनाद। सबसे पहला कारण क्या है? अनुनाद है। दूसरा कारण क्या है वो भी बताते हैं, इसको नोट कर लो, 1 मिनट जल्दी नोट करो, फिर बताते हैं दूसरा कारण क्या है। इसको नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, यहां से हटा दें इसको, ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा लिखते हैं इसके लिए, इसके बारे में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखते हैं हेलोएरिन के अनुनाद संकर से स्पष्ट है। क्या लिखेंगे? हेलो एरिन के, देखो यहां से अनुनाद किया हेलो एरिन का, हेलो एरिन के अनुनाद संकर या संकरण बोल सकते हैं से स्पष्ट है। हेलो एरिन के अनुनाद संकर से स्पष्ट है कि इसमें कार्बन व हेलोजन के मध्य पार्श्व द्विआबंध प्रकृति है। क्या है? पार्श्व द्विआबंध प्रकृति है। देखो सब जगह पे डबल बॉन्ड बना रहा है ना, तो क्या कौन सी प्रकृति है? पार्श्व द्विआबंध। क्या लिखेंगे? इसमें कार्बन व हेलोजन के मध्य, इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच, जहां भी कार्बन दिखे ना और इनके बीच में हेलोजन आ रहा है ना, तो कार्बन लिखेंगे कि इसमें कार्बन और हेलोजन के मध्य क्या है? पार्श्व द्विआबंध प्रकृति है। क्या है? पार्श्व द्विआबंध प्रकृति है, प्रकृति है, जिस कारण से प्रकृति है मतलब द्विआबंध प्रकृति है, तो क्या होगा कि अतः इस बंध को तोड़ना क्या होगा भैया? अतः जो ये बंध होंगे ना, तो ये बंध होंगे, अगर ये बंध तोड़ दिया गया ना तो ये क्या बनाएगा? पार्श्व द्विआबंध प्रकृति बना लेगा। तो अतः क्या बोल सकते हैं? अतः हेलोजन को तोड़ना, अतः इस बंध को तोड़ना, अतः इस बंध को तोड़ना क्या होगा भैया? मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। टूटेगा तो लेकिन बहुत मुश्किल से टूटेगा, है ना? क्या होगा? टूट तो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल से। तो आरएक्स की तुलना में क्या होगा? जो हमने पहले किया था हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन का जो बंध होगा ना ARX का, वो तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या लिखेंगे? अतः RX की तुलना में ARX बंध कैसा होगा? मजबूत होगा, क्योंकि ये टूटेगा नहीं जल्दी से। तो लिख लेंगे इसमें, इसलिए RX की तुलना में ARX का बंध क्या होगा भैया? मजबूत होगा, बंध मजबूत होगा। और टूटेगा क्यों नहीं बंध? बंध टूटता कब नहीं है? जब मजबूत होता है। तो RX क्या हो रहा था? RX पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आराम से अटैक कर दे रहा था और उसकी जगह ले रहा था, लेकिन इसमें क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही नहीं कर सकता। अटैक करेगा तो क्या होगा? ये वाला हेलोजन टूटेगा और टूटने के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, जो आगे घूमते घूमते कार्बन से क्या बनाएगा भैया? इसके द्विआबंध प्रकृति बना लेगा, जिसके कारण वही हेलोजन उसी अवस्था में वापस आ जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या करना है? ऐसी प्रक्रिया में
जब बंध मजबूत है तो इस बंध को तोड़ना भी क्या है भैया, इस बंध को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो इतना नोट करो, फिर बताते हैं दूसरा कारण। चलो कारण नंबर दूसरा देखते हैं। पहला कारण क्या था हमने देख लिया, अब दूसरा कारण क्या होगा कि वो इतनी जल्दी ये बंध क्यों नहीं टूटेगा। दूसरा कारण भी देख लेते हैं। चलो बात करते हैं कारण नंबर 2 की। देखो कारण नंबर 2 क्या है, तो देखो कारण नंबर 2 को देखने से पहले हम क्या करते हैं, संकरण देख लेते हैं। संकरण देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं संकरण, हमने पहले ही पढ़ रखा है। sp3 संकरण कार्बन के बीच होता है, ठीक है, कार्बन के बीच है। यहाँ पे देखो sp2 संकरण और यहाँ पे देखेंगे sp संकरण। दोनों तीनों में अंतर क्या है देखो। यहाँ पे क्या होगा, एक S और 3 P है ना, एक S और 3 P नहीं दिख रहा, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। एक S और 3 P, यहाँ पे एक S और 2 P है, ठीक है। यहाँ पे एक S और एक P। देखो क्या होगा, परसेंटेज देखते हैं तीनों का। अगर कहीं भी यहाँ पे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक का मान कितना होगा, S का मान कितना होगा, 25% होगा, होगा ना। यहाँ पे अगर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं तो S का मान कितना होगा, 33% होगा, ठीक है भैया। यहाँ पर अगर केवल 2 लोग दिखाई दे रहे हैं तो S का मान कितना होगा भैया, 50% होगा। देखो तीनों में कुछ परसेंटेज में अंतर दिखाई दे रहा, परसेंटेज में अंतर दिखाई दे रहा। और अगर परसेंटेज में अंतर है ना, अगर परसेंटेज में अंतर है ना, तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होती है एस कैरेक्टर की। क्या होती है, लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होती है किसके, एस कैरेक्टर के, एस कैरेक्टर के। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है वो भी देख लो। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता जिसमें ज्यादा होगी, जिन तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उनके बीच का जो बल मतलब बंध होगा ना, वो मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता जिस, यहाँ पे क्या है, इस वाले S में, ये देखो यहाँ पे S जो है वो P, इनमें क्या है 50-50% है ना। तो अब इनकी अपेक्षा इसमें क्या है, S की विद्युत ऋणात्मकता इस वाले से कम है, इस वाले की इस वाले से कम है, विद्युत ऋणात्मकता कम है ना। तो क्या होगा कि सबसे मजबूत बंध किसमें बनेगा, तीनों में से सबसे मजबूत बंध किसमें बनेगा, किसमें बनेगा, तो sp में सबसे मजबूत बनेगा। क्यों, क्योंकि S में, या फिर बोल सकते हैं केवल S में कितना प्रतिशत है, 50%। sp2 में 33% और sp3 में 25%। तो सबसे मजबूत बंध तीनों में से किसमें बनेगा, sp में मजबूत बनेगा, किसकी अपेक्षा, sp2 से। और sp2 में मजबूत बनेगा किसकी अपेक्षा, sp3 से, है ना। तो अब विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, इनमें से विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, sp की ज्यादा है, किससे, sp2 से, और sp2 की ज्यादा है sp3 से। तो तीनों में क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। क्या याद रखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होगी उनके बीच में क्या होगा भैया, उनके बीच में उतना ही ज्यादा मजबूत बंध बनेगा। जिसके बीच में जितनी कम विद्युत ऋणात्मकता होगी उनके बीच में उतना ही कमजोर बंध बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने हमारे समझाने का मतलब क्या है, देखो समझाने का मतलब क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यही कार्बन अलग अलग 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब sp3 जुड़ा है ना। यही कार्बन क्या भैया, अलग अलग 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और इस हेलोजन से जुड़ा है। देखो हेलोजन से भी जुड़ा है, हेलोजन से जुड़ा है ना, हेलोजन से जुड़ा है ना। तो अब अलग अलग 3 इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड, अलग अलग 3 सिग्मा बॉन्ड है। चलो भैया अलग अलग 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके पास, कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है अलग अलग, तो ये कैसा संकरण होगा, sp3 संकरण। कैसा होगा, sp3 संकरण होगा ना।
बात क्लियर है? कैसा होगा? sp3 संकरण। और sp3 संकरण की जो विद्युत ऋणात्मकता थी वो क्या थी? सबसे कम। क्या होती है? sp3 संकरण की विद्युत ऋणात्मकता कम है। चलो, विद्युत ऋणात्मकता क्या है? sp3 संकरण की ज्यादा। हम इस यहाँ पे बात किसके कर रहे हैं? rx की। ठीक है, rx की बात कर रहे हैं। और हमने अभी ध्यान से समझना, हमने क्या बताया था? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उनके बीच में बंध उतना कमजोर होता है। तो इनमें क्या है? rx में, हेलो एल्केन में क्या हो रहा था? पीछे हमने क्या देखा था? हेलो एल्केन में विद्युत ऋणात्मकता कम है क्योंकि sp3 संकरण का है, क्योंकि उसके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगता है ना। विद्युत ऋणात्मकता कम है ना, तो विद्युत ऋणात्मकता अगर कम है तो उनके बीच का जो बंध होगा ना वो कमजोर होगा। और इनके बीच में अगर यहाँ पे बंध है ना कमजोर है तो ये आसानी से टूट जाएगा ना। लेकिन हेलो एरीन में ऐसा संभव नहीं है। देखो देखो, हेलो एरीन में क्या होता है? हेलो एरीन में क्या होता है? यहाँ पे हमने ले लिया हेलो एरीन, ये ले लिया, चलो यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? हमें यहाँ पे इस कार्बन पर यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा, यहाँ पे पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। क्या? एक पाई और 2 सिग्मा दिखाई दे रहा है। और हमने क्या बताया था? अगर किसी भी पदार्थ में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या है वो? sp2 संकरण है। एक सिग्मा बॉन्ड है तो sp संकरण। और इसमें क्या है? यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो ये क्या होगा? sp2 संकरण होगा। कैसा होगा? sp2 संकरण होगा। इसकी अपेक्षा इसका जो बंध होगा, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी, क्या होगी? ज्यादा होगी या कम? इसकी विद्युत ऋणात्मकता इससे ज्यादा होगी कि कम होगी? हमने बताया था sp3 सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता, sp2 की उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा sp की। लेकिन यहाँ पे देखो rx में हेलो एल्केन में क्या हो रहा था? विद्युत ऋणात्मकता कम थी, इसीलिए बॉन्ड आसानी के साथ टूट रहा था। इसमें क्या है? विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है sp2 में, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। और अगर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो उनके बीच में जो लगे बॉन्ड हैं वो क्या होंगे? मजबूत होंगे। और अगर बॉन्ड मजबूत लगे हैं ना, अगर बॉन्ड मजबूत लगे हैं तो इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या होगा, आगे देखो क्या करेंगे। इसमें लिख भी लेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे जो हमने हेलो एरीन लिया था और हेलो एल्केन लिया था, इनमें अंतर क्या है? तो लिखेंगे ARX में कार्बन का संकरण कैसा है? इसमें ARX में कार्बन का संकरण कैसा है? sp2 लिख लो यहाँ पे। ARX में कार्बन का संकरण कैसा है? sp2 है। लेकिन RX में कैसा है? जबकि RX में कार्बन का संकरण क्या है? sp3 है। क्या लिखेंगे? जबकि R सिंगल बॉन्ड X, हेलो एल्केन में कार्बन का संकरण, हेलो एल्केन में कार्बन का संकरण कितना है? sp3 है। तो अब बताओ, आप ही बताओ sp2 संकरण में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है या फिर sp3 संकरण में? अभी बताया था जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा वो उतना ज्यादा बंध मजबूत बनाएगा। तो क्या लिखेंगे? अतः इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है ना, तो अतः ARX में या ARX के कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, है ना? क्या लिखेंगे? अतः ARX की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। अब अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये वाला कार्बन क्या भैया हेलोजन को इतनी आसानी से जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो क्या लिखेंगे? इसीलिए कार्बन लिखेंगे, इसीलिए कार्बन नहीं लिख लेंगे, कार्बन
हैलोजन को आसानी से जाने नहीं देगा, नहीं देगा। देखो बात क्लियर है, दोनों कारण हमने आपको बता दिए कि हेलोएरीन में जो भी हैलोजन है वो न्यूक्लियोफिलिक उस पर अटैक क्यों नहीं कर सकता। पहले कारण में बताया कि वो होगा अगर कोई भी हैलोजन टूटेगा तो आगे आगे कार्बन पर क्या बनाएगा भैया, आगे आगे कार्बन से जुड़ता जाएगा और फिर उसी अवस्था में वापस आ जाएगा। पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था, दोनों स्थितियों में हेलोएल्केन में क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए क्या है वो भैया sp3 संकरण है। और जबकि हेलोएरीन में क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई देते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड क्या है sp2 संकरण। आपको पता है sp2 संकरण की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है sp3 संकरण से, होती है ना। और अगर जिस भी पदार्थ की तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है ना, उसके बीच में उतना ही ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या थी, कम, इसीलिए क्या है इसका बॉन्ड आसानी से टूट जा रहा था। इसकी विद्युत ऋणात्मकता है ज्यादा तो ये कार्बन इस हैलोजन को वापस जल्दी से जाने नहीं देगा। बात क्लियर है, दोनों कारण समझ आए, ठीक है। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे पूरा आज। जल्दी नोट करो और बताते हैं कि ये प्रक्रिया संभव कहां पे है, ये भी बताएंगे। जल्दी नोट करो इसको, नोट कर लिया, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को आराम आराम से पढ़ना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। और बार बार अगर एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा पढ़ के देख लेना एक बार, वापस नहीं आता है समझ फिर से आप कमेंट करके बताना, हम आपको बताएंगे। चलो अब ये स्थिति जो हमने बताई थी हेलोएरीन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कब कर सकता है, हमने तो ये बता दिया अटैक नहीं कर सकता। ये आपको बताया कि अटैक नहीं कर सकता लेकिन अटैक कर सकता है। कौन सी स्थिति में कर सकता है ये बताते हैं आपको। देखो देखो यहां पे था हेलोएरीन, ये था हेलोएरीन, यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, ठीक है ना। अब ये कौन सी अवस्था में अटैक इस पर हो सकता है, ये ले लिया हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसमें कब कर सकता है। हेलोएल्केन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कब कर सकता है, जब उस अभिक्रिया में हम बहुत ज्यादा ताप दे दे, इतना ज्यादा ताप दे दे, इतनी ज्यादा ऊष्मा दे दे, ताप दे दे उस अभिक्रिया को कि वो क्या हो जाए, इसमें से ऑटोमेटिक ये क्लोरीन टूट जाए और उसकी जगह न्यूक्लियोफिलिक ले ले। टेम्परेचर कितना दे देंगे, टेम्परेचर 300 डिग्री, बहुत अधिक तापमान होता है, बहुत अधिक तापमान होता है ना। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब देंगे ना तब ये मुश्किल से टूटेगा। क्या करेगा ये, तब ये मुश्किल से टूट जाएगा। क्या होगा, मुश्किल से टूट जाएगा। और जब टूटेगा कितने टेम्परेचर पे टूटेगा, कितने टेम्परेचर पे टूटेगा, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर टूटेगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफिलिक इस पर जुड़ जाएगा, अटैक करके जुड़ जाएगा। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति भी देख लो। यहां पे ले लिया क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन, कुछ भी हेलोएरीन लिया। अब हेलोएरीन में इतना ताप हमारे पास नहीं है, इतना हम ताप नहीं दे सकते, इतना ताप नहीं दे सकते। अगर इतना आप ताप नहीं दे सकते तो दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है, दूसरी प्रोसेस हो सकती है कि पहले इसको समझ लेते हैं। इस वाले कार्बन को कहते हैं इसको, इस वाले को कहते हैं इसको, और ये जो पास वाले हैं इसको के आगे ये जो पास वाले हैं इनको कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं इनको कहते हैं आर्थो, आर्थो बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मेटा, इसे भी मेटा कहते हैं, इसे कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं, पैरा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक कब कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कब कर सकता है। हमारे पास अगर इतना टेम्परेचर नहीं, इतना ताप हम नहीं दे सकते हैं, कम ताप दे सकते हैं। मान लिया हम 150 डिग्री सेल्सियस तापमान दे सकते हैं केवल, तो क्या होगा कि हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगाएंगे। क्या करेंगे, पैरा पे एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगा देंगे और वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है NO2।
NO2 होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं EWG। क्या बोलते हैं? EWG। और EWG का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और G फॉर ग्रुप। ग्रुप मतलब समूह, ठीक है। ये होता है EWG। ये क्या करता है? अपने अंदर इलेक्ट्रॉन समूह को सोख लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसको क्या कह सकते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ध्यान से समझो। कम टेम्परेचर अगर देंगे, अगर टेम्परेचर कम देंगे तो यहां से ये टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आसानी से क्लोरीन टूट जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे न्यूक्लियोफिलिक आकर जुड़ जाएगा। ये क्या होता है? NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, यहाँ से क्लोरीन टूट जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा। आ जाएगा ना? कम ताप पर ही न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा। ये दूसरा हो गया भैया, ये दूसरा हो गया, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका भी देख लो, तीसरा तरीका भी देख लो। क्या है तीसरा तरीका भी देख लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट में। देखो यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। अगर अब आगे देख लेते हैं और कौन सी मतलब स्थिति होगी जिसमें ये संभव हो जाएगा। मान लिया हमारे पास 150 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं है, हमारे पास 150 डिग्री भी टेम्परेचर नहीं है, उससे भी कम टेम्परेचर देना चाहते हैं, तब भी ये क्रिया संभव है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, लेते हैं हम हेलोएरिन, हम हेलोएरिन लेते हैं, ले लिया, ये देखो हेलोएरिन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब क्या करेंगे? हमारे पास टेम्परेचर इतना भी उपलब्ध नहीं है, 150 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं दे सकते। हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लिया था, NO2 लगाया था यहाँ पे पैरा पे। तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तो लगाना ही पड़ेगा भैया। पैरा के अलावा यदि हम आर्थो पर भी एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी NO2 जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है वो जोड़ दे तो थोड़े से टेम्परेचर में काम चल सकता है, लगभग में 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इस ऑर्थो पर भी क्या कर दिया जाए? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये फिर क्या करेगा? आसानी से और जल्दी और कम टेम्परेचर पर क्या करेगा? और कम टेम्परेचर पर क्लोरीन को तोड़ देगा, ठीक है ना। यदि मान ले हमारे पास इतना भी टेम्परेचर नहीं है, इतना भी ताप देना नहीं चाहते हम, तब क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में तब क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में तब कर सकते हैं कि वही हेलोएरिन अब और कम देना चाहते हैं ना, तो कहीं और भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाना पड़ेगा। पैरा पे तो लगाया था भैया, हम पैरा पे लगा देंगे। आर्थो पे एक लगाया था तो भैया आर्थो पे लगा देंगे। एक और आर्थो बचा है ना, वहां पर भी लगा देंगे NO2। एक और आर्थो बचा था, वहां पर भी NO2 लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह एक और जोड़ देंगे, आर्थो पर 2 और एक पैरा पर। अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी होगा ना, न्यूक्लियोफिलिक होगा, वो बहुत गुनगुने पानी में ही या गुनगुने थोड़े से टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये क्या कर देगा? इस क्लोरीन को कर देगा बाहर, और न्यूक्लियोफिलिक आराम से आकर जुड़ जाएगा। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। हमने आज आपको जो पढ़ाया, क्या बताया कि हेलोएरिन में से हेलोजन न्यूक्लियोफिलिक के अटैक से बचा रहता है। 2 कारण थे। कारण क्या था? पहला कारण था यदि हेलोजन कोई भी टूटता है तो आगे के कार्बन पर अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना सप्लाई करता रहता है, और फिर से उसी अवस्था में वो वापस आ जाता है, जिस कारण से न्यूक्लियोफिलिक उस पर अटैक नहीं कर पाता। दूसरा बताया था हमने कारण कि जो आपका वो था ना कार्बन, अब वही कार्बन पर हेलोएल्केन में क्या हो रहा था? 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, और 3 सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहे थे तो sp3 संकरण था। लेकिन हेलोएरिन में ऐसा नहीं था। हेलोएरिन में क्या था? 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बन रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था? तो ये sp2 संकरण था। और sp2 संकरण क्या है? अधिक
अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला है ना, और जिसके पास अधिक विद्युत ऋणात्मकता है ना, उसके पास या उसके बीच में जो बंध है ना, उतनी मजबूती से लगा रहता है, और जो कि कार्बन क्लोरीन को इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा था। तो ये तो दो कारण थे कि वो जो हेलोएरिन था उसमें से हेलोजन टूट नहीं रहा था। अब टूटेगा कैसे, ये भी बता दिया हमने कैसे टूटेगा। या तो हम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, तब मुश्किल से ये वाला हेलोजन टूटकर बाहर जाएगा और उसकी जगह न्यूक्लियोफिलिक ले पाएगा। दूसरा क्या था, दूसरा था कि कोई एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हम पैरा पे लगा दें, है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दें, 150 डिग्री कर दें, आधा कर दें, 150 डिग्री में भी एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पैरा पर लगाने से क्या हो रहा था, ये वाला हेलोजन टूटकर बाहर जा रहा था। लेकिन अगर मान लिया हमारे पास 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, तब क्या करेंगे, तब उस अवस्था में करेंगे कि आर्थो पर, पैरा के अलावा आर्थो पर भी एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा देंगे। तो क्या होगा, उससे भी कम टेम्परेचर में अभिक्रिया करवा सकते हैं, संभव हो सकती है। ठीक है, मान लिया हमारे पास उतना भी टेम्परेचर नहीं है, थोड़ा सा गुनगुना पानी है, उसमें ही करवाना चाहते हैं, तो हमने पैरा के अलावा पैरा पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाया, तो उसके अलावा दो आर्थो थे ना, दोनों आर्थो पर ही इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा देंगे, तो ये अभिक्रिया थोड़े से गुनगुने पानी में भी संभव हो जाएगी ना। इसमें कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे ARX में यदि आर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगाया जाए तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। किसमें, ARX में। देखो ARX में यदि आर्थो और पैरा पर क्या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाया जाए तो क्या हो सकता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन आसानी से हो सकता है। तो लिखेंगे, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन आसानी से हो सकता है। देखो बात क्लियर है ना, भैया, बात क्लियर है। यहां तक की बात समझ आई आपको, यहां तक की बात समझ आई ना। ठीक है, अब आपको हमने आज बता दिया कि हेलोएरिन में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक, कोई भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार से हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमने बताया कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएरिन में इतनी आसानी से होगी नहीं, और कारण भी बता दिए दोनों क्यों नहीं होगी। लेकिन बाद में ये भी बता दिया कि किस अवस्था में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएरिन में संभव है। ठीक है ना, आपके सामने है, इसे नोट कर लेना, अपने नोट्स में तैयार करते चलना साथ में, है ना। आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा लंबा हो गया ना। होमवर्क के लिए आपको बताते हैं, होमवर्क के लिए जो आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संभव हैं, ये वाली वो करनी है, आप सबको वो करनी है। अगर सबको समझ आ गया ना, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि सर हमें समझ आ गया, यस करके बोल देंगे। ठीक है ना, आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।